हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आ गए हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री की। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब तक के हमने 3 या बोल सकते हैं हम लोग 4 टर्म के बारे में डिस्कस कर लिया है। जस्ट एक बार मैं उन चारों का नाम एक एक करके पूछता हूं आप लोग को या बताता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन के बाद हमने बात की एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के बाद हमने बात की सॉर्प्शन की। एड और एब हटाकर सॉर्प्शन ला लिया हम लोगों ने। सॉर्प्शन के बाद हमने बात की, लास्ट टर्म हमने देखा डिसॉर्प्शन। तो इन सभी टर्म में हम लोगों ने बात की अलग अलग टर्म्स की, जैसे कि एब्जॉर्प्शन में क्या था एग्जांपल, जब हम स्पंज को पानी में डाल दे तो वो स्पंज पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। उस पूरे स्पंज के अंदर पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस वजह से हम लोग उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बट उसके अपोजिट हमने देखा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हमने लिया था कि अगर हम मॉइस्चर में सिलिका जेल अगर हम रख दे, मॉइस्चर एयर में सिलिका जेल रख दे, तो मॉइस्चर सिलिका जेल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। सॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो या साथ में हो, एक साथ हो जाएंगे, तब हम उसे सॉर्प्शन कहते हैं। एंड लास्ट टर्म, जब कोई भी एडसॉर्बेंट के सरफेस से बाहर निकल जाए, उसे हम लोग डिसॉर्प्शन, मतलब एडसॉर्बेंट के सरफेस से बाहर निकल जाए तो हम उसे डिसऑर्प्शन कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री का टर्म है जो कि है एडसॉर्प्शन, उसके मैकेनिज्म या फिर वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो उस कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले एडसॉर्प्शन को मैं रिकलेक्ट कर लेता हूं आप लोगों से। तो एडसॉर्प्शन में मैंने कहा था कि कोई सरफेस होगा, जैसे कि ये सपोज सिलिका जेल सरफेस है, सिलिका जेल सरफेस है एंड एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स ही बोलेंगे या मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो क्या होगा, ये जो मॉइस्चर के मॉलिक्यूल्स है ऑटोमेटिकली इसके सरफेस पर आ जाएंगे और एडसॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जो एडसॉर्ब हो गया उसको हमने क्या कहा था बेटा, हमने कहा था उसे एडसॉर्बेट, और जो एडसॉर्ब करता है उसे हमने कहा था एडसॉर्बेंट। रिमेंबर दिस वन, ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, तभी आगे का पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो मॉइस्चर के पार्टिकल है जिसके सरफेस पर क्यों आ गए। अगर मैं सिलिका जेल की जगह यहाँ पर कोई दूसरा सब्सटेंस रख देता, पेपर रख देता, तो पेपर के सरफेस पर ये नहीं आएंगे, सिर्फ सिलिका जेल के सरफेस पे आएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस तरीके से मॉइस्चर के पार्टिकल सिलिका के सरफेस पर कैसे आ रहे हैं। तो हाउ, या फिर अगर हम आज के टॉपिक को नाम देंगे तो आज का हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन समझाने के लिए मैं आपसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताने वाला हूं। एग्जांपल ऐसा है, सपोज आप लोगों की एग्जामिनेशन है, मतलब आप लोग का टेस्ट है, तो आप क्लासरूम में बैठेंगे अकॉर्डिंग टू योर सीटिंग अरेंजमेंट या रोल नंबर। तो यहाँ पर सपोज ऐसे 4 रोज 4 बेंचेस हैं, इस तरीके से आप बैठे हैं लाइन से, रोल नंबर वाइज बैठे हैं। तो क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट, जो सबसे लास्ट में स्टूडेंट होंगे, ये क्लासरूम है सपोज, तो जो लास्ट के स्टूडेंट है वो बहुत खुश होंगे, हैप्पी। दिस स्टूडेंट्स आर हैप्पी। व्हाई, क्यों हैप्पी है, क्योंकि पीछे बैठा है और सामने जो सर होंगे, सपोज दिस इज सर और मैडम, कोई भी हो सकता है, तो इन्हें आप दिखने नहीं वाले आप चीटिंग कर रहे हो या किसी को पूछ रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। तो पीछे वाले बहुत हैप्पी, बीच वाले मीडियम रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सामने से पैक है, मतलब इनके सामने, जैसे कि ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ये सबसे हैप्पी। तो ये दो रो को कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम।
दे आर इन नो प्रॉब्लम। क्यों नहीं है इनको प्रॉब्लम? क्यों प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि उनके सामने प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट बेंचेस बैठे हैं, सामने वाले बैठे हैं, बट जो सबसे सामने हैं दे आर इन टेंशन। अरे यार सर तो सामने ही अपने को अगर बात करना हो या किसी को कुछ पूछना हो तो नहीं पूछ सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूछना जरूरी है, लेकिन अगर सर हो आपके सामने तो आप एग्जाम देते वक्त थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन आ ही जाता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। तो अब ये क्या कहेंगे कि सर हमारा फर्स्ट बेंच है, तब क्या होगा कि बाजू वाले क्लास से दूसरे सर आ जाएंगे या मैडम आ जाएगी और वो कहेंगे कि एक स्टूडेंट की जगह चाहिए क्योंकि दूसरे क्लासरूम में जगह पैक हो गई। तो आप लोग ये जो फर्स्ट बेंच वाले रहेंगे, सर क्या कहेंगे आप लोग कहेंगे सर उसे हमारे पास लाओ, हमारे पास लाओ, हमारे पास लाओ। तो अगर आप लोग ट्राई करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट, ये जो बाहर का स्टूडेंट है वो आपके सामने बैठ जाए, मतलब आप लोग पहले टेंशन में थे, आपने ट्राई किया कि वो आपके सामने आ जाए, और अगर ऐसे और स्टूडेंट होते हैं तो ये भी ट्राई करेगा इसके सामने भी कोई बैठे, ये स्टूडेंट भी ट्राई करेगा कि इसके सामने कोई बैठे और फर्स्ट बेंच कोई और हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे कि सबसे सामने के जो स्टूडेंट होते हैं वो टेंशन में होते हैं, तो वो ट्राई करेंगे कि उनके सामने भी कोई बैठे या फिर वो सामने ना बैठे, नीचे चले जाए। तो यही सेम फंडामेंटल थिंग या फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूंगा एड्जॉर्प्शन में। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के टर्म्स की बात करूंगा। अब हमने एक जनरल एग्जांपल की बात की, टेस्ट की बात की, लेकिन अगर मैं इसे एड्जॉर्प्शन में अप्लाई करूंगा तो एड्जॉर्प्शन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, चलो हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमारे पास में दो पार्टिकल्स है, ध्यान देना। एड्जॉर्प्शन में मैंने जब स्टार्टिंग किया था सरफेस केमिस्ट्री तब दो बात बताई थी, बल्क फेज एंड इंटरफेस। तो देखो सपोज यहां पर हमारे पास में अगर वाटर के पार्टिकल्स है, दिस वन इज वाटर पार्टिकल, यहां पर वाटर के पार्टिकल्स है, तो ये क्या हो गया, बल्क फेज ऑफ वाटर। क्लियर है? अब इसके ऊपर क्या होगा, देयर विल बी मॉइस्चर और एनी सब्सटेंस, एयर इज देयर, एयर पार्टिकल, ये एयर का बल्क फेज है। एंड इन दोनों के बीच में ये जो है सबसे ऊपर की लेयर, आई विल ड्रॉ इट इन, दिस इज सरफेस, ये सरफेस है ना बाबा, है कि नहीं बेटा? ऊपर एयर है, ये नीचे वाटर है, एयर और वाटर के बीच में सैंडविच, मैंने बताया था सैंडविच, दो ब्रेड के बीच में सैंडविच, तो ये ऊपर एयर नीचे वाटर, इन दोनों के बीच में जो सैंडविच बन गया वो सरफेस, या फिर दूसरा वर्ड यूज किया था इंटरफेस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान से देखेंगे, मतलब हमारे पास दो चीजें हैं। अब मैं सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स की बात करूं, एयर को छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो वाटर के पार्टिकल्स में देखो, वाटर का एक बल्क फेज है मेरे पास में और एक सरफेस के पार्टिकल है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बल्क फेज पार्टिकल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस, बीच में लाइन बना देता हूँ, इंटरफेस या फिर सरफेस। अगर आप बल्क फेज के पार्टिकल को ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, ये वाले पार्टिकल का, देखो इसके सब तरफ पार्टिकल्स है। अगर मैं इसको बड़ा ड्रॉ करूं तो देखो ये पार्टिकल है, इसके ऊपर भी पार्टिकल है, साइड में भी पार्टिकल है, इस साइड भी पार्टिकल है, नीचे भी, इस साइड, हर तरफ पार्टिकल है। दिख रहा है कि जो पार्टिकल बल्क फेज में, सी हियर, हम लोग वाटर की बात करें, एयर की बात नहीं चल रही, हम सिर्फ एब्जॉर्बेंट की बात करें, एब्जॉर्बेंट की, कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वाटर का पार्टिकल चारों तरफ से, दूसरे वाटर के पार्टिकल है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे कि एग्जाम में जो बीच के बच्चे थे उनके चारों तरफ बच्चे थे, उनको कोई टेंशन नहीं था। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो जितने भी मैटर है उसमें जो भी पार्टिकल होगा, जैसे कि ये पार्टिकल्स है, वो अप्लाई करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या रहेगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अगर मैं बल्क फेज के पार्टिकल की बात करूं तो इसके ऊपर सभी तरीके से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, सब तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है।
समझ में आ रहा है कि पहले पॉइंट क्या बताया कि सब तरफ से पार्टिकल है, और अगर सब तरफ से पार्टिकल है तो इक्वल फोर्स है, मतलब मैं इस सामने वाले से भी पूछ सकता हूँ, पीछे वाले से भी पूछ सकता हूँ, साइड वाले से भी पूछ सकता हूँ, इस साइड वाले से भी पूछ सकता हूँ, मतलब मुझे कोई टेंशन है या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर मैं बात करूं सरफेस वाले सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स की, तो देखो ये पार्टिकल को इसके नीचे ही पार्टिकल्स है, ऊपर तो पार्टिकल नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे उस पार्टिकल को, इंटरफेस वाले पार्टिकल को ड्रॉ करूँ तो ये नीचे से अट्रैक्ट करेगा, इस साइड से अट्रैक्ट करेगा, इस साइड से अट्रैक्ट करेगा, राइट से अट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट से अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर तो अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया बेटा कि उससे नेट फोर्स नीचे अप्लाई हो रहा है। अब नेट फोर्स मतलब सी हियर, यहाँ पर सारे तरफ से फोर्स अट्रैक्शन हो रहा था, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसके ऊपर ये F1 फोर्स है तो ये माइनस F1 हो जाएगा बेटा, उसके अपोजिट डायरेक्शन का। ऊपर अगर F2 है तो नीचे माइनस F2 हो जाएगा। आप वेक्टर्स पढ़ते हैं, ये हो जाएगा F3 तो ये हो जाएगा माइनस F3, इस साइड का अगर F4 है तो ये हो जाएगा माइनस F4। तो टोटल अगर नेट फोर्स की बात करूँ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पार्टिकल के चारों तरफ पार्टिकल्स है। हम बात करें बल्क फेस के पार्टिकल की, चारों तरफ पार्टिकल है, इसलिए उसका नेट फोर्स 0 हो गया। बट अगर इंटरफेस की बात करें तो उसका जो नेट फोर्स रहेगा, ये देखो ये वेक्टर इस साइड है, ये वेक्टर इसका इस साइड है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स इज क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज डाउनवर्ड। मतलब कि जो पार्टिकल इंटरफेस में है उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अट्रैक्ट करेगा या एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं इसको पॉइंट वाइज लिखने जाऊं तो सबसे पहला पॉइंट बल्क फेस के लिए क्या आएगा, इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड। मतलब बल्क फेस का जो पार्टिकल है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय ऑल साइड। बट अगर मैं इंटरफेस की बात करूं तो नॉट सराउंडेड फ्रॉम टॉप, मतलब ऊपर से सराउंडेड नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है, देखो ऊपर का सरफेस में देखो नीचे सराउंड है बट ऊपर सराउंडेड नहीं है। देखो नीचे फोर्सेस है, ऊपर। अगर मैं फोर्सेस के बारे में बात करूं तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि चारों तरफ फोर्स है, चारों तरफ फोर्स है मतलब इक्वल फोर्स है। मतलब राइट का बैलेंस हो गया लेफ्ट से, सामने का बैलेंस हो गया पीछे से, ऊपर का बैलेंस हो गया नीचे से। इसलिए क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स इज अप्लीकेबल हियर द फोर्स इज बैलेंस फोर्स। बट यहाँ पर देख रहे हैं आप नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं हम उसे, अनबैलेंस फोर्स। अगेन उसको अगर हम फिजिक्स के टर्म में कहेंगे तो यहां पर आ जाएगा नेट फोर्स इज 0 हियर। नेट फोर्स इज क्या हो गया, यहाँ पर नेट फोर्स इज डाउनवर्ड। क्या हो गया, नेट फोर्स इज डाउनवर्ड। याद रखना है कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नीचे की तरफ है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखो वो पार्टिकल सामने वाला, जो अगर एग्जाम में आप सामने बैठे तो आप बहुत टेंशन में रहोगे, आपके सामने कोई नहीं है, सर एकदम दिख रहे हैं, तो टेंशन आ जाएगा। इसलिए सामने वाला पार्टिकल क्या करेगा, इसलिए क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ट्राई करेगा कि जो एयर के पार्टिकल्स है वो इसके पास आ जाए और उसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए एड्सॉर्प्शन होगा। लेकिन और उसमें कुछ पॉइंट हम ऐड कर देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स, सॉरी यहाँ पर बल्क फोर्स में बैलेंस फोर्स है, तो उसकी एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी इज मिनिमम। तो मिनिमम एनर्जी मतलब जो पार्टिकल बल्क में है उसके पास कम से कम एनर्जी है, बट अगर वो सरफेस पर है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी। किसकी बात चल रही है बेटा, यहाँ पर हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, बाहर के पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ बल्क, वाटर के बल्क फेस और वाटर के सरफेस की बात करें। जो पार्टिकल वाटर के बल्क में रहेगा उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, जो सरफेस, उल्टा बोल दिया सॉरी, जो बल्क में रहेगा उसके पास मिनिमम एनर्जी रहेगी, जो सरफेस पर है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी बात करें, देखो तो ये पार्टिकल में मैक्सिमम एनर्जी मतलब
सॉरी मिनिमम एनर्जी है और सरफेस के पार्टिकल मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम एनर्जी वो कम करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से मतलब टू रिड्यूस एनर्जी, इसी वजह से हमने कहा था कि एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। मतलब ये प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, हम देखेंगे किस तरीके से वो रिलीज होगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या बताया कि जो बल्क फेज है, बल्क फेज का जो पार्टिकल है वो चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल से घिरा हुआ है, लेकिन सरफेस का पार्टिकल टॉप से खाली है, टॉप में उसके पार्टिकल नहीं है। दूसरा पॉइंट बताया कि बल्क फेज का जो पार्टिकल है उसके ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लीकेबल है, बट सरफेस की जो पार्टिकल है उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लीकेबल है। वैसे ही नेट फोर्स बल्क पार्टिकल के लिए 0 हो जाएगा, सरफेस पार्टिकल के लिए नेट फोर्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड हो गया, मतलब वो ऊपर से पार्टिकल खींचने की कोशिश करेगा, तभी तो एड्सॉर्प्शन पॉसिबल है, इसी पॉइंट की वजह से, नेट फोर्स की वजह से। समझ में आ गया। अगेन बल्क फेज के पार्टिकल के पास मिनिमम एनर्जी है और सरफेस पार्टिकल के पास मैक्सिमम एनर्जी है। तो मेरे ख्याल से ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये हुआ डिफरेंस। अब हमने एड्सॉर्प्शन समझा नहीं है, यहां पर मैंने आपको कहा कि सिर्फ बल्क फेज के पार्टिकल में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश है, बट सरफेस के पार्टिकल में प्रॉब्लम आ गया। अब वो प्रॉब्लम है, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या करते हो, रोते हो। रोना नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये पार्टिकल जो सरफेस पर है रो नहीं रहे हैं, वो सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, वो एयर के पार्टिकल को अपने पास खींच रहे हैं और जो नेट फोर्स डाउनवर्ड वाला था उसके ऊपर ये पार्टिकल आ गया, तो ये इसने इसको फोर्स अपवर्ड फोर्स दे दिया और ये दोनों कैंसिल होके बैलेंस हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल होके बैलेंस हो गए तो टेंशन ही खत्म हो गया। समझ में आ गया। तो अब मैं उसको बताता हूँ कि क्या हो रहा है एड्सॉर्प्शन में। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, राइट इट डाउन प्रॉपरली। ओके, अब हम बात करते हैं सिर्फ सरफेस के पार्टिकल की, कि सरफेस की पार्टिकल में बिफोर एड्सॉर्प्शन और आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या होगा। ओके, ओके और नॉट ओके। तो हियर सरफेस पार्टिकल, मतलब हम बात किसकी करें अभी, सरफेस पार्टिकल कौन सी दो कंडीशन पे बात करें, बिफोर एड्सॉर्प्शन, बिफोर एड्सॉर्प्शन, एंड हम बात करेंगे आफ्टर एड्सॉर्प्शन। तो बिफोर एड्सॉर्प्शन क्या होता है, आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं बनाऊंगा तो यहां पर ये पार्टिकल है, इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड है। नेट फोर्स डाउनवर्ड बनाया क्यों, क्योंकि साइड के फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये F1 है तो ये -F1 है, तो ऊपर के फोर्स तो कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको नहीं ड्रॉ करता, सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स ड्रॉ किया है। बट अगर इसने एड्सॉर्प्शन कर लिया तो इसके ऊपर एक और पार्टिकल रहेगा और नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर बैलेंस रहेगा, नो फोर्स विल बी एप्लीकेबल। तो सबसे पहला क्या था, अगर हम बात करें बिफोर एड्सॉर्प्शन के, तो इसमें आएगा अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर पॉइंट आएगा एड्सॉर्प्शन हो गया, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, जो नेट फोर्स नीचे था एड्सॉर्बेट के पार्टिकल ने उसको कैंसिल कर दिया, इसीलिए यहां पर आ जाएगा बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स आ जाएगा, बैलेंस फोर्स। दूसरा पॉइंट, अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहां पर पहले थी मैक्सिमम एनर्जी। रिमेंबर दैट जब एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ था वो अनबैलेंस था, आप टेंशन में थे तो आपकी एक्साइटेड स्टेट आ जाती है, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहां पर मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम लिखने की जगह यहां पर मैं मोर एनर्जी लिखता हूं, क्योंकि मैक्सिमम नहीं होती वो बाकी पार्टिकल के कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इसके पास क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, यही सेम पार्टिकल, देखो यही पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी लेस एनर्जी। क्या हो जाएगी, लेस एनर्जी। देखो सेम पार्टिकल है, यही पार्टिकल था, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, एड्सॉर्प्शन होने के बाद कम हो गई। तो पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब क्या रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है आपने, एनर्जी चेंज। तो चेंज देखेंगे तो दैट विल बी माइनस, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों एक्सोथर्मिक क्यों हो गया बेटा, क्योंकि पहले एनर्जी थी मेरे पास में, बाद में एनर्जी खत्म हो गई, इसका मतलब मेरी एनर्जी बाहर चली गई, एनर्जी बाहर चली गई, इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमने डिफरेंस में लिखा था
एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन में कि एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दैट्स व्हाई यहां पर मैंने कहा था आपको कि आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक कैसे होगा। यहां पर बताया कि बिफोर एडजॉर्प्शन पार्टिकल में मोर एनर्जी है, मतलब ज्यादा एनर्जी है। आफ्टर एडजॉर्प्शन उसकी एनर्जी कम हो गई, मतलब उसने एनर्जी रिलीज की है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब होता है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। क्लियर? इसी वजह से आपने केमिस्ट्री के टर्म में जब अपन एनर्जी कम ज्यादा बोलते तो क्या हो जाता है, पार्टिकल क्या हो जाता है, स्टेबल अनस्टेबल की बात आ जाती है। तो कौन सा वाला स्टेबल रहेगा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो स्टेबल, या जिसके पास कम एनर्जी? तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी रहती है वो रहता है अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल हो गया। और जिसके पास कम एनर्जी रहती है वो हो गया स्टेबल। और आपको पता है दुनिया स्टेबल होना चाहती है, पूरी दुनिया स्टेबल होना चाहती है, तो ये पार्टिकल भी स्टेबल होना चाहता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन का रीजन अगर हमें पूछा गया, व्हाट इज द रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो हम सिंपल लिखेंगे सो दैट, और सिंपल वर्ड में लिखेंगे फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस पार्टिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस पार्टिकल मतलब एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, ताकि सरफेस के पार्टिकल स्टेबल हो सके, और स्टेबल होंगे तब वो खुशी खुशी रह पाएंगे। जैसे आपके फर्स्ट बेंच के एग्जाम में आपके सामने कोई आके बैठ गया तो आप खुश हो जाएंगे और शांति से पेपर लिखेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बल्क फेज के पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है। चारों तरफ से उसके पार्टिकल्स होते हैं, चारों तरफ से उसके ऊपर इक्वल बैलेंस फोर्स अप्लीकेबल है। बट इसके अपोजिट सरफेस पार्टिकल में ऊपर के पार्ट में पार्टिकल्स नहीं होते, सिर्फ नीचे होते, इसलिए उसका फोर्स डाउनवर्ड होता है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। तो उस अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एड्सॉर्प्शन होगा, वो बाहर से पार्टिकल अपने पास खींचेगा और वो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। पहले इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, सरफेस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सरफेस पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा थी, बाद में लेस हो जाएगी, तो लेस होने के लिए उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, इसलिए एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। अगेन पहले वो पार्टिकल अनस्टेबल था, बाद में वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए अगर पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस पार्टिकल। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। तो दिस वन इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो इसके बाद का जो टॉपिक है अबाउट थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, और आने वाले लेक्चर्स और भी बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसके बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या और डिटेल्स बताई, और इस मैकेनिज्म को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, उन सभी को देखेंगे। इसलिए वो सब वीडियोस देखने के लिए आप कनेक्टेड रहेंगे हमारे साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।